लोड भी कर लेते हैं, कोई सोया सोया खोया खोया आए बाद में तो उसके लिए बैकअप रहे बेचारे के। ऑब्वियसली उसको लाइव वाली तो फील आएगी ना, पर फिर भी अब मैं बार बार विंडो चेंज करके एडमिट करता रहूंगा। ये बढ़िया काम मिल गया। ठीक है, ऐसे रोना नहीं है, बने रहना है बस। तो वही अगेन क्लास वाला ही माहौल है बिल्कुल। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलता रहूंगा, काउंटिंग करता रहूंगा, 1 2 3 4। जिसको जोन से वाले क्वेश्चन को डिस्कस करवाना है वो हाथ खड़ा कर देना। ठीक है, हैंड रेज कर देना। एक का भी हैंड रेज हुआ मैं वो वाला क्वेश्चन करा दूंगा। तो तुम्हारे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सानिया परवीन, 2 या 3? 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ईच बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इंक्रीज बाय, यही है ना? ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यूनिट ऑफ फोर्स लेंथ इंक्रीज बाय, दोनों को देख वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसने कहा ये भी दुगना कर दिया, ये भी दुगना कर दिया, तो वर्क डन कितना हो गया? 4 इंटू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू डैश जो अब नया ताजा वर्क डन निकाला तो डब्ल्यू डैश को नाम दे दिया उसको। एफ डी पुराना वर्क डन था, तो क्या पुराने वाले का 4 गुना हो गया अब वाला? सानिया समझ आया? हाँ, 4 गुना ही तो लिखा है ना। अच्छा, दो की जगह चार चार गुना बढ़ा है, अगर ये दो की जगह चार चार गुना बढ़ा दे तुम बताओ कितना होना चाहिए डब्ल्यू डैश? यहाँ पे भी 4 कर दो, यहाँ पे भी 4 कर दो, तो 4 चौक 16। हाँ, 16 डब्ल्यू हो जाएगा। नहीं, मैंने सवाल में ट्वाइस कर दिया ना, 4 गुना की बजाय। 4 गुना कर दोगे 16 डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, 16 आंसर की भी नहीं दे रखा। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे ज्यादा सही कुछ नहीं है, आंसर की हो कुछ भी हो उससे ज्यादा ठीक कुछ नहीं होगा, मेरे ही बनाया हुआ टेस्ट है। तो हाँ, 16 है बिल्कुल। तो अपना कंफर्म भी करते रहना, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें की गलत मिल गई है, किसी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो वो भी अपना डिस्कस करते चलना साथ साथ। ठीक है, तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछना है। क्वेश्चन नंबर 3 वाले हाथ खड़ा करो। क्वेश्चन नंबर 4 यश सिंह की गुजारिश पे क्वेश्चन नंबर 4 पेश करते हुए। हाउ likely you would like to remind whiteboard name. The same retarding force is applied to stop a train. The train stops after 80 meter. If the speed is doubled, then distance will be. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अभी फिर से कोई आया, इसको एडमिट करते हैं। एडमिट, एडमिट। हाँ, तो वो कह रहा है कि सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया है ट्रेन को रोकने के लिए। ट्रेन 80 मीटर बाद रुकती थी, अगर मैंने स्पीड डबल किया कर दी होती तो अब कितना चल के ट्रेन रुकती? मान लो मैंने कोई रिटार्डिंग फोर्स लगाया, रिटार्डिंग फोर्स लगाने के बाद ट्रेन चिल्लाती हुई 80 मीटर बाद रुक गई। ठीक है, 80 मीटर बाद अगर वो रुकी तो मान लो वी वेलोसिटी थी उसकी, तब जाके वो 80 मीटर पे जाके रुकी ब्रेक अप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर उसकी स्पीड वी की बजाय 2 वी होती तो ये कितना चल के रुकती? ये पूछा गया। क्वेश्चन समझ आ गया? क्लियर है कि अगर स्पीड डबल कर दी जाए तो अब डिस्टेंस कितना चल के रुकेगी वो? ये है अपना क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, तुमने पढ़ा होगा कि हमारा जो एक रिलेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, प्लस 2 as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन नेगेटिव का लेंगे। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता 2 as बराबर यू स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मेरी वेलोसिटी u थी तो वो s डिस्टेंस रुकी, अगर मेरी वेलोसिटी 2u होती तो कितने डिस्टेंस पे जाके रुकती पहले के मुकाबले? 4 गुना।
ठीक है। अरे समझ आ रहा है। ऑप्शन डी, हाँ। ठीक है। तो ये 4 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 5। जिसको क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा पूछना है, हाथ रेस करो भाई। और यह है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए शायद। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, देखो। हाँ, श्रद्धा कौशिक, बताओ क्या। माइक ऑन करके फटाफट बताओ। 4 ही क्वेश्चन स्किप हुए हैं। और रिकॉर्डिंग की है। रिकॉर्ड करके लिंक भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है। तब भी समझना है तो फिर दोबारा एक बार देख लेंगे क्या है क्या नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अब हम। A body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which force makes in the direction of motion of the body. अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी, ये तो फालतू की इंग्लिश झाड़ रहा है बिना मतलब। वर्क डन क्या फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है? ये बात सीखी थी हमने। और दूसरी बात हमने ये भी सीखी थी कि या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तो भी वर्क डन आएगा, है ना। तो सपोज करो कि एक डब्बा था जिस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे हम किसी एंगल पे। ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा और जो वर्क डन हुआ वो 25 जूल का हो गया। और ये 10 मीटर सरक गया इस ग्राउंड पे। ठीक है। तो कितने एंगल पे लगा होगा ये 5 न्यूटन का फोर्स कि वर्क डन 25 होने के बाद ये 10 मीटर सरक जाए? तो हमें पता है कि फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, जो कि 25 जूल है। ठीक है। तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। तो कोस थीटा किसके बराबर आ गया? आधा। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो असलियत में 60 डिग्री पे लग रहा था। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन यूज कर ली बस इसमें। क्लियर है? इसको दोबारा पूछना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7। ठीक है। 7 7 7 7। A body of mass m kg is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. Another man lifts this same mass to the same height in 60 seconds. The work done by them are in the ratio. अच्छा, वर्क डन अगर हाइट पे लेके जा रहे हैं, किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो अपना वर्क डन किसके बराबर होता है? mgh। अपना वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो वर्क डन मास पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब दोनों का मास सेम ही है, एम के जी लिया हुआ है उसने। ठीक है, हाइट दोनों की 1 मीटर है, जी दोनों की बराबर है, तो वो 30 सेकंड में ले जाए 60 सेकंड में ले जाए, अपना क्या जा रहा है, काम तो सेम ही लगेगा ना। जो डिफरेंट क्वांटिटी होगी यहाँ पे पावर होगी, वो पावर डिफर करेगी। वर्क डन तो सेम होगा, W1 रेशो W2 1 रेशो 1 आएगा, ये तो इक्वल होंगे वर्क डन। लेकिन पावर P1 P2 1 रेशो 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में कितना काम हो गया, पावर वो चीज है, तो पावर डिफर कर जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अगर पावर का रेशो निकालना हो, क्वेश्चन अगर मेरे को अच्छा बनाना होता तो पावर का रेशो पूछ सकता था मैं। तो पावर हो जाता mgh डिवाइडेड बाय पहले वाले को 30 सेकंड लगे, mgh दूसरे वाले को 60 सेकंड लगे। ये पावर का रेशो आ जाता है। mgh कैंसिल, जीरो जीरो उड़ गए, 3 और ये 2। तो मेरा P1 रेशो P2 आ जाता 1 रेशो 1/2, जिसको हम 2 रेशो 1 भी बोल सकते थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसमें हमने थोड़ा सा पावर का भी देख लिया कि क्या डिफर करती पावर, लेकिन वर्क डन सेम ही रहेगा क्योंकि मास सेम है, जी सेम है, एच सेम है दोनों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 किसी को रिपीट करवाना है? तनीषा, क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट कराना है? तनीषा।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, परमिता रानी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया बोलिए। 7 के बाद 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है a force acts on a 30-gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x equals to 3t minus 4t square plus t cube। ठीक है, तो फंक्शन लिख लेते हैं, इसने डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है हमें, x equals to 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meters and t is in second, the work done during the first 4 सेकंड, पहली 4 सेकंड में वर्क डन निकालना है, w in फर्स्ट 4 सेकंड। ठीक है, जो भी मैं वर्क डन करता हूँ, अगर वो मैकेनिकल एनर्जी में ही रहता है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो दो ही रास्ते हैं उसके पास, या तो काइनेटिक में जाए या पोटेंशियल में जाए, है ना। तो या तो वर्क डन mgh होगा या फिर हाफ mv स्क्वायर होगा। तो अब देखना, इससे अगर मेरे को हाफ mv स्क्वायर से वर्क डन निकालना पड़े तो मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी 0 सेकंड पे क्या थी और 4 सेकंड पे क्या थी, वो निकालनी पड़ेगी। पाथ पे तो डिपेंड कर नहीं रही है एनर्जी। तो एनर्जी क्या फाइनल माइनस इनिशियली होगी, और वैसे भी मैंने पढ़ाया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर सारी बात छोड़ दे, डेल्टा की फॉर वन पार्टिकल सिस्टम। अगर तुम्हें ये याद है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन अ वन पार्टिकल सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हमें बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हम लिखेंगे हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमें फाइनल इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बस। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, dx बाई dt लिख दूं, तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी। ये वेलोसिटी अगर मैं डिफरेंशिएट करके निकालूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा 3 माइनस 8t और प्लस में 3t स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार तो हम t इक्वल टू 0 पे निकालेंगे वेलोसिटी, जो कि कितनी आ जाएगी, t की जगह यहाँ 0 तो सिर्फ 3 मीटर पर सेकंड बचा। फिर हम वेलोसिटी निकालेंगे t इक्वल टू 4 सेकंड पे। 4 सेकंड पे इसमें t की जगह क्या रख देंगे, 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 चौक 32, 4 चौक 16 तिया 48। ठीक है, तो 48 माइनस 32, 16 बचा, 16 और 3 19 बचा, तो ये आ गया 19 मीटर पर सेकंड। अब इसमें प्लग कर देंगे हाफ, एम की वैल्यू क्या दिया है वो, एम की वैल्यू दिया है, एक सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया, एम की वैल्यू 30 ग्राम दिया, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 30 ग्राम को, तो ये आ जाएगा 0.03। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 19 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा जमा जमा। तो ये आ गया हाफ 0.3, 19 माइनस 3 कितना हो गया, 16, इंटू 19 प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 22। इस 2 से ये 22 11 बार चला जाएगा, और 11 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6, 7 और 1, इंटू 0.3 भी करना है हमें, 0.03 भी करना है। इंटू 0.03 करेंगे तो 6 तिया 18 और 7 तिया 21 और 22 और 3 एक कब 3 और 1 4। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। डेसिमल कितनी प्लेस पहले लगाना है, दो प्लेस पहले, तो 4.28 जूल आ जाएगा। एक सेकंड, 6 तिया 18 और 7 तिया 21 22 और 3 एक कम 3 और 2 5, 2 कैरी ओवर था तो 5 आ रहा है। तो क्या आंसर 5.28 जूल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट करवा, क्वेश्चन नंबर 5 पे कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट करवाना है किसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है a body of mass 10 kg is dropped to the ground from a height of 10 meter, the work done by gravitation forces। ठीक है, कोई बॉडी ड्रॉप की गई है ऊपर से नीचे की तरफ,
इस पे mg किधर है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? नीचे। तो अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा फोर्स, वो सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि mg है यहाँ पे, और ds पूरा का पूरा क्या है? h हाइट गिराया हमने, इनटू h। तो ds और mg की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 1 आएगा पॉजिटिव का। तो इसको लिख देंगे हम पॉजिटिव का mgh। जब बॉडी नीचे गिर रही है तो वो हमें एनर्जी दे रही है वापस, जो हमने उस पर काइनेटिक एनर्जी खर्च की थी पोटेंशियल में स्टोर करके, अब वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका मतलब मेरा सिस्टम मेरे को काम करके दे रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव है। और सीधा सीधा अगर ये वाला फंडा समझ नहीं आता तो तुम्हें पता है एम जी और एच दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल जीरो बनेगा, तो कोस जीरो पॉजिटिव वन होगा। तो आंसर पॉजिटिव का एम जी एच आ जाएगा। अगर यही बॉडी ऊपर आ रही जा रही होती है एच तो माइनस एम जी एच आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट करवाना है किसी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द वर्क डन इन पुलिंग अप अ ब्लॉक of wood weighing 2 kg Newton for 2 kilo Newton for length of 10 meter on a smooth inclined plane 15 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12। सपोज करो कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका जमीन से इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन है 15 डिग्री, और इस पे एक डब्बे को यहां से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, और हमें इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है कितना दूर? 10 मीटर दूर। इसकी इनिशियल पोजीशन से 10 मीटर दूर लेके जाना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, जो कि 15 डिग्री पे उठा हुआ है। और इस डब्बे पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो है 2 किलो न्यूटन। 2 किलो न्यूटन हो गया 2000 न्यूटन, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻³ न्यूटन। लिखो ना लिखो अपनी मर्जी की बात है, 2000 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा वर्क डन होता है वो या तो फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स होगा। दोनों में से दोनों ही बातें सेम है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको कर रहा हूं कि मेरा वर्क डन मान लो उसने फोर्स है 2 × 10⁻³ ठीक है, और मेरा फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा? sin 15 डिग्री। अब ये बताता हूँ, पहले बता देता हूँ ये हुआ कैसे। एक और डायग्राम देखो। सपोज करो कि ये डब्बा यहाँ पहुंच जाता किसी मोमेंट पे, और ये नीचे mg लग रहा होता, ये एंगल थीटा होता, तो ये वाला एंगल भी थीटा होता। 1 करोड़ बार कर चुके हैं हम ये वाली चीजें। तो ये हो जाता है mg cos थीटा, और ये हो जाता है mg sin थीटा। तो मुझे किसके अगेंस्ट काम करना है? मेरा कौन सा फोर्स है जो मेरे डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है? वो है mg sin थीटा। अगर मैं इसको काउंटर कर दूं तो क्या मैं ये डब्बा आगे की तरफ ले जाने लग जाऊंगा धीरे धीरे? तो मुझे कितना एग्जैक्टली मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये चलना चालू कर दे और 10 मीटर चले? वो होगा mg sin थीटा। यह है फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। और मैंने तुम्हें क्लास में समझाया था कि तुम्हें कभी इस वाले से आसान पड़ेगा, कभी दूसरे वाले से आसान पड़ेगा, बात दोनों एक ही है। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, है ना? तो इधर बीच में किसी भी तरीके से निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। तो अब हम इसमें प्लग इन कर देते हैं वैल्यूज। mg की जगह हम लिख लेंगे 2000 न्यूटन इनटू sin 15 डिग्री, और कितना डिस्प्लेस किया ये बबुआ? 10 मीटर। ठीक है, अब sin 15 डिग्री तुम या तो निकाल सकते हो मैथमेटिकली, जिसको तुम लिख दोगे 45 - 30 डिग्री, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकाल लोगे। ठीक है, जब तुम ये सब करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा √3 - 1 अपॉन में 2√2।
जेई वालों को ये याद होगा और वहीं का ही सवाल है वैसे। तो ये डायरेक्टली याद होती है, ये लगभग तुम्हारा 0.25 के आसपास आ जाता है। जब इसको सोल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 0.25 के आसपास आ जाता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2000 न्यूटन इंटू 0.25 इंटू 10, और इसको सोल्व करके तुम्हारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे, इससे आगे कैलकुलेशन है घर तक छोड़ के आना, हो जाएगी ना कैलकुलेशन तो। जिसको कैलकुलेशन करवानी हो भी हाथ खड़ा कर लो, यस तो बेस्ट ऑफ लक बोल दो। आयशा फातिमा कैलकुलेशन करनी है? ठीक है, भी कर लो कैलकुलेशन। हाँ बता। फोर्स की डायरेक्शन, वर्क डन में क्यों डायरेक्शन लिखेंगे? अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? वर्क डन, और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि अगर मैं दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो एक नंबर आता है, ना कि वेक्टर। और वर्क डन के लिए हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो करते हैं वो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें एफ डी एस कोस थीटा फॉर वेरिएबल फोर्स, और एफ एस कोस थीटा कांस्टेंट फोर्स के लिए। दोनों ही केस में हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट से जो भी आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, उसमें डायरेक्शन क्यों लिखेंगे? वर्क डन की वैसे भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तभी तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, मैच जो करे वो आंसर लगा देना कि मैं कुछ भी दिए गिवन हो। और कैलकुलेशन अगर तुम्हें लग रहा है गलत हो रही है, एक बार फोन से करके देख लेना, पर एग्जाम में फोन से नहीं कर पाओगे, याद दिला दूं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 किसी को दोबारा समझना है तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 14, 14 देख लेते हैं। 14, force of 5 Newton acts on a 15 kg body initially at rest. The work done by the force during the first second of the motion of the bodies। देखो क्वेश्चन नंबर 14 इधर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मेरा 5 न्यूटन का वर्क डन एक्ट कर रहा है 15 किलो बॉडी पे, जो कि इनिशियली रेस्ट पे। सपोज करो ये अपनी बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। ठीक है, सुस्ता रहा है यहीं पे 15 किलो का। अब इस पे हमने फोर्स लगाना चालू किया 5 न्यूटन, और इसने पहली सेकंड में कुछ काम किया। जब 1 सेकंड हुई, 0 से लेके 1 सेकंड, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे इक्वल टू 0 था, जब टी इक्वल टू 1 सेकंड हो गया तो इसने कुछ काम कर लिया। तो वर्क डन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड तक कितना काम हुआ टोटल, वो निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है? एफ डॉट एस कोस थीटा। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उधर होगी और फोर्स भी उधर है, तो एफ डॉट एस में एफ एस ही बचेगा अपने पास। अब ध्यान से देखना, एफ को, ये सॉरी, इस ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सोल्व कर सकते हो हम। u तो 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0, तो s कितना बचा अपना? f इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फर्दर अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान दूं तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर यहाँ से एक्सेलरेशन निकाली जाए तो क्या वो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा? तो यहाँ पे फिर से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लग कर रहा हूँ, फोर्स इंटू हाफ, और एक्सेलरेशन की जगह क्या रख देंगे? एफ बाय एम इंटू टी का स्क्वायर। अब फटाफट वैल्यू टिका टिका देते हैं इनमें, इनकी जो जो वैल्यू सवाल में दी हुई है। फोर्स कितना गिवन है? 5, डायग्राम में अभी बनाया। हाफ एज इट इज छाप दिया, फिर आया 5 बटे मास कितना है? 15, और इंटू 1 का स्क्वायर। इसको सुलझा लेंगे, 5 तिया 15, तो आंसर कितना आ गया? 5/6 जूल। ठीक है, 14 किसी को रिपीट करवाना है, समझ ना आया हो हाथ खड़ा करो। ठीक है, 14 क्लियर हो गया तुम्हारा। 15, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, 15 तो नहीं कराना था शायद किसी को। 16, 17, 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ गया ये।
The energy with which an electron acquires when accelerated through a potential difference of 1 volt is called. देखो मैं इसका मतलब समझाता हूँ, लेखक का तात्पर्य क्या है इससे। क्वेश्चन नंबर 17। सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है ऐसे, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा हुआ है ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें बता रखा है इसके बारे में अभी से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया हमने, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है हमेशा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा। और ऐसा करने में ये एक्सेलरेट करता हुआ भागेगा, क्योंकि हर मोमेंट इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। और वो फोर्स कम बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे बीच की दूरी कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो इक्वेशन लिखवाई थी, फॉर्मूला लिखवाया था, वो लिखवाया था कवा 1 कवा 2 अपॉन r², ठीक है। तो इसमें एफ क्या मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। जैसे जैसे बीच की दूरी घटेगी क्या वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन बढ़ेगी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएगा पॉजिटिव चार्ज के, क्या बीच की दूरी कम होती चली जाएगी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच की, और इसकी वजह से फोर्स बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो होता यह है कि हमेशा पोटेंशियल में, इसमें सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल लेवल के हिसाब से दौड़ते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये उल्टा भागता है। तो सपोज करो कि ये मान लो 0 वोल्ट का था लेवल, ये 1 वोल्ट का था। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से लेवल बांट दिए थे ना, कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है mgh2, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, यहाँ mgh0 है। तो ऐसे लेवल के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी के लेवल बना दिए थे हमने, ऐसे ही यहाँ पे हम पोटेंशियल के लेवल बना देंगे। तो अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन 0 वोल्ट से 1 वोल्ट पोटेंशियल तक दौड़ जाता है, तो जो पोटेंशियल जनरेट होती है वो जनरेट होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर ये बोल लो कि जो मेरी एनर्जी रिलीज होगी, या फिर जो काइनेटिक एनर्जी खर्च करेगा इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इस चीज को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सवाल ने हमसे यही पूछा है कि एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर कर रहा है, तो उसने अपनी कितनी काइनेटिक एनर्जी खर्च की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल की फॉर्म में कितनी एक्वायर की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही वो बोल रहा है कि एनर्जी विद विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के डिफरेंस पे जब वो एक्सेलरेट करता हुआ एनर्जी एक्वायर करता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, जो उसके अंदर स्टोर हो गई। तो इस तरीके से हम 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किसी को दोबारा पूछना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 19। तो जी खुशी हो रही, शाबाश। अपना नाम नहीं मिला, दूसरे का ले लिया। खैर, a body of mass 10 kg at rest is acted upon simultaneously by two forces 4 newton 3 newton at right angle to each other. The kinetic energy of the body at the end of 10 seconds is, ठीक है। देखते हैं इसको भी। मान लो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है कि 10 किलो की बॉडी है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। ये 10 किलो की बॉडी है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। सपोज करो कि ऐसे तो लग गया 4 न्यूटन और ऐसे लग गया 3, ठीक है। ये किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकती है बॉडी। बॉडी ऐसी भी हो सकती है कि मान लो कि ऐसे थी, 10 किलो की बॉडी थी, इस पे एक फोर्स लग रहा था 4 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा था 3 न्यूटन इधर। वो ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, उससे हमें मतलब नहीं, आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन से मतलब होता है आने वाला। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालूं, तो क्या वो रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन आएगा। अगर 4 और 3 न्यूटन 90 के एंगल पे लग जाते हैं तो आंसर 5 आता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स आया मैग्नीट्यूड वाइज, वो आया 5 न्यूटन का। इस 5 न्यूटन के हिसाब से काम होगा अब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन निकालनी हो, तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, मास गिवन है और
हमने अभी अभी फोर्स निकाल लिया, नेट फोर्स क्या है। तो नेट एक्सेलेरेशन या फिर रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन किसके बराबर आ जाएगा, एफ बाय एम। मास उसने बोला 10 किलो का है, फोर्स है 5 किलो, तो एक्सेलेरेशन आ गई आधा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन भी आ गई हमारे पास, है ना। अब उसने पूछा क्या है, कहाँ गया, पूछा क्या है उसने, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछी है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अगर वो रेस्ट से शुरू किया है तो उसका यू जीरो था। जब भी कभी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाए तो पार्टिकल टी टाइम में जीटी चलता है, अगर फ्री फॉल हो। और अगर रोड पे चल रहा हो तो एटी चलेगा। तो यहाँ पे मैं हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एज हाफ एम एटी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब 10 सेकंड हो जाएंगे तब क्या कहानी हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो 10 सेकंड रख देते हैं टाइम की वैल्यू। एक्सेलेरेशन हमने निकाल ली, मास भैया का 10 किलो था, हाफ का स्क्वायर जो कि 1/4 होगा। और यहाँ पे 10 सेकंड की जगह क्या रख देंगे, 10 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19। किसी का हाथ खड़ा हुआ है, ओके सर, समझ आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। 20, ठीक है, देखो। क्वेश्चन नंबर 20। A cylinder of mass 10 kg is sliding on a plane with an initial velocity of 10 meter per second. If the coefficient of friction between the surface and the cylinder is 0.5, then before stopping it will describe। उसका सिंपल सिंपल से ये कहना है कि मेरे पास मान लो एक सिलेंडर है जो कि 10 किलो का है। मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ सिलेंडर का, तो तुम्हें गोल गोल दिखेगा और उसके पीछे सिलेंडर छुपा हुआ है स्पेस के अंदर, स्क्रीन के अंदर। ये मान लो सिलेंडर छुपा हुआ है और तुम्हें सामने से फ्रंट ये दिख रहा है सिलेंडर का, और ये अब इस फर्श पे डोलता हुआ आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। और जो जमीन है वो रफ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, एक सेकंड दोबारा देखने दो कितना है, कहाँ गया, 0.5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस जमीन का 0.5 गिवन है। ठीक है। 10 किलो का है अपना सिलेंडर, तो सिलेंडर का वजन है 10 किलो। और इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड। तो जिस इनिशियल वेलोसिटी से इसने अपनी जर्नी शुरू की वो है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब ये कितना चल के रुकेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन है तो वो तो ड्रैग फोर्स लगाएगा। अभी तो इसके ऊपर कोई फोर्स है नहीं, तो जो एक ही फोर्स है जो इसको रोक रहा है वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट चल के ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मान लो ये यहाँ आ गया, इसने कोई एस डिस्प्लेसमेंट कर ली और फाइनल वेलोसिटी जीरो अचीव कर ली। ठीक है। और ये रुका क्यों, क्योंकि डी एक्सेलेरेशन हो रही है, एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं यहाँ पे, जो भी हो रहा है फ्रिक्शन के थ्रू हो रहा है। अब ध्यान से देखना, फ्रिक्शन फोर्स अगर लग रहा है, काइनेटिक है क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, तो काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू एम जी। और अगर उसने म्यू नहीं बताया कौन सा है तो काइनेटिक ही होगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स अपना आ गया 0.5। अब मास कितना है यहाँ पे, चलो वैल्यू मत रखो, लास्ट में एक फॉर्मूला ही ड्राइव करवा देता हूँ एज अ जनरल एक्सप्रेशन। तो फोर्स तो आ गया म्यू के एम जी। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें देख लेते टाइम वाइम गिवन है क्या अपने को, नहीं। तो देखो एक काम कर सकते हैं हम, मैं ऐसा भी तो मान के चल सकता हूँ कि अगर ये अपनी जीरो से वेलोसिटी से चलता और इतना ही डिस्प्लेसमेंट चल के 10 मीटर पर सेकंड अचीव करता, तो भी क्या सेम डिस्प्लेसमेंट कवर होती। जैसे मैंने तुम्हें इसमें पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में कि पार्टिकल जब ऊपर जाके नीचे आता है तो हम दो तरीके से हाइट निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ निकाल लो एक्सप्रेशन यूज करके, जो कि टफ पड़ता है। एक अपना टी इक्वल टू जीरो मूवमेंट यहाँ मान लो, और यहाँ से यहाँ निकाल लो, तो वो कितना चल लेता है, हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे वो कितना चल लेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो फाइनल है उसको इनिशियल बना दे रहे हैं। तो क्या यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, बता कोई दिक्कत। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन निकलेगी वो नेगेटिव आएगी, और वो किसके बराबर होगी, माइनस एफ बाय एम के।
तो एक्सेलेरेशन हो जाएगी माइनस म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय एम। एम से एम कैंसिल। तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई? म्यू के जी। ये अपनी एक्सेलेरेशन आ गई। तो इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पे टिका देंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ, ए की जगह रखेंगे म्यू के जी माइनस का टी स्क्वायर। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, वैसे माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्योंकि उसने पॉजिटिव में दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछा है तो उसका मोड लगा के लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पे सारी चीजें देख लेंगे, रख लेंगे क्या होता है क्या नहीं। टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। ओके, चलो खैर एक और बढ़िया चीज बताता हूँ और आसान कर देता हूँ उसको, सुनना ध्यान से। रबड़ यूज करते हैं इसका टॉप पे। ये हटाओ, ये हटाओ, एक्सेलेरेशन तक समझो क्या आ गया। एक्सेलेरेशन तक अपना एक्सप्रेशन आ गया इतना। जब ये पार्टिकल इवेंचुअली रुक ही गया है, तो क्या इसकी जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी यू स्क्वायर बाय टू जी। और क्योंकि यहाँ पे जी नहीं है, ए है, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है इतनी, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में टू, और ए की जगह रख देंगे म्यू के जी। ठीक है, यहाँ से अपना आंसर निकाल लेंगे। अब हमें सब कुछ गिवन है, यू है 10 का स्क्वायर, खाम खाम इतना लंबा जा रहे थे हम, टू म्यू के है 0.5 और जी 10। 10 से 10 कटा, 0.5 हटा तो ऊपर 10 लग गया, एक और 10 कट गया, तो आंसर 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया दोबारा बता देता हूँ। हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाला, फ्रिक्शन फोर्स से एक्सेलेरेशन निकाल ली, और एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू ए में एक्सेलेरेशन की वैल्यू रख दी, और अपना डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया क्या हुआ। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो पा रही है, इसलिए मैं एक्सप्रेशन लगा पा रहा हूँ एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 किसी को दोबारा कराना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। Sir, I'm not able to continue this class because of Wi-Fi problems while it's after tomorrow. Uh, आप पूरा मैसेज नहीं पढ़ता है, नीचे चला गया। एक सेकंड, आफ्टर टुमारो क्लास, कल की क्लास के बाद तो फिर डायरेक्ट बायो की क्लास होगी ना, उसमें कैसे पूछोगे? खैर अगर टाइम मिला तो पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी एक बार रिकॉर्डिंग देख लियो, रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ मैं, और एक बार ये पीडीएफ भी देख लियो। ठीक है, बाकी कंटिन्यू कर रहे हैं आगे का। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे देखते हैं। A 50 kg man with 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 मीटर हाइट ईच, द वर्क डन इन क्लाइंबिंग इज। ठीक है, देखो एक आदमी है 50 किलो का, सर पे रख लिया उसने 20 किलो वजन, तो टोटल ओवरऑल मेरा सिस्टम कितने किलो का हो गया? 70 किलो का। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि वो कितना ऊपर चढ़ता है, टोटल हाइट निकाल रहे हैं हम। उसने कहा कि एक स्टेप तो है, क्या लैग कर रहा है, कहाँ गया? एक स्टेप है कितने का? 0.25 मीटर हाइट का। एक स्टेप तो हो गया 0.25 मीटर हाइट का, और ऐसे कितने स्टेप लिए उसने? 20 स्टेप। तो 20 स्टेप कितनी हाइट के हो जाएंगे? बढ़िया लग कर रहा है। इंटू 20, और यही टोटल हाइट होगी जो वो चढ़ गया ऊपर, ग्राउंड से लेके ऊपर तक। तो इसको इससे हटाएंगे, वैसे 0.25 1/4 होता है, और 1/4 इंटू 20 5 हो गया, तो 5 मीटर हाइट आ गई है। ठीक है, तो 70 किलो का वो था, 5 मीटर ऊपर चढ़ गया, और जी कितना लग रहा है उस पर? 9.8। तो क्या यही वर्क डन हो गया एमजीएच जो उसने किया ऊपर चढ़ने के लिए?
ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं इसमें, आसान सा सवाल है। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे हम इसको। 9.8 की जगह तुम 10 रख लेना, 10 से भी तुम्हारा निकाल लेना, आसपास आंसर देख लेना, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में किसी का डाउट? तनीषा सिंह हैज रेज्ड अ हैंड दोबारा से। हाँ, तनीषा क्लास में है, पहले ही पूछा था मैंने। नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 किसी को दोबारा पूछना है, कराना है? कुछ रह गया क्वेश्चन नंबर 22 में, इजी सा था बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 25। ठीक है, 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है वो? 25, 25, 25, 25 में क्या दिक्कत है बे? ये तो क्वेश्चन ही पूछना पाता बस। फोर दिया हुआ है, सी आई कैप, सी जे कैप, प्लस टू के कैप। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट दी हुई है -4 आई कैप, +2 जे कैप, +3 के कैप। और वो पूछ रहा है कि अगर वर्क डन 6 जूल है, तो बताओ इसमें सी की वैल्यू क्या है? तो वर्क डन 6 जूल दे लिया उसने, और वर्क डन हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट प्रोडक्ट करनी है इनकी, आई की आई में, जे की जे में, के की के में, खत्म। तो 3 × 12 माइनस का 2 × C 2C, और 3 दूनी 6, 6 हो गया। और ये पूरी की पूरी कहानी 6 के बराबर है। तो -12 प्लस का 6 क्या, माइनस का 6 होता है, और माइनस का 6 उधर ले जाके पटकेंगे तो 12 बन जाएगा, बराबर है 2C आ जाएगा। 2 से 12 को काटेंगे, सी की वैल्यू 6 आ जाएगी, सी की वैल्यू 6 थी। इसमें क्या था भाई? तो क्वेश्चन नंबर 25 दोबारा पूछना है किसी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 पूछना है किसी को? हाँ रोहित बता। ये अबे ये कौन सा? परमीता रानी, हाँ बताओ। हाथ खड़ा किया है, बताओ तो सही। आयुष, हाँ बता भाई। रोहित, रोहित भाई साहब। हम्म। अच्छा, तो कराता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को कराता हूँ। हाँ रोहित बता भाई। चैट सही क्या? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक्सप्लोजन हुआ, ब्रेकअप हुआ, दो पीस हो गए इसके अनइक्वल मास के। ठीक है, बताता हूँ। इसकी सारी कहानी मोमेंटम में छुपी हुई है। मैंने तुम्हें न्यूटन का लॉ इस तरीके से पढ़ाया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स मिसिंग हो जाए तो मोमेंटम तो बदल ही नहीं सकता ना, स्टेट बोले तो मोमेंटम, है ना? तो अगर किसी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है उसका। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट मिसिंग है। तो यही बात करते हैं न्यूटन लॉज की, जब तक एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है या नहीं लगा रहे एक्सटर्नल फोर्स, तब तक स्टेट चेंज नहीं होती, दैट इज मोमेंटम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट के नाम पे कुछ है नहीं। एक्सटर्नल एजेंट जीरो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सॉरी, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो। लेकिन फाइनल मोमेंटम की इक्वेशन लिख सकते हैं। सपोज करो एक्सप्लोजन हुआ और बॉडी दो मास में टूट गई, एक का मास m2 है, एक का मास m1 है। ठीक है, ये एक्सप्लोजन से दो मास में टूट गई बॉडी। अब इनकी अपनी अपनी कुछ तो वेलोसिटी है, इसकी v2 वेलोसिटी है और इसकी v1 वेलोसिटी है। तो क्या फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 होगा? और इनिशियल फाइनल मोमेंटम जीरो होंगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है।
तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन से बोला जा सकता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू जीरो? इतनी बात पल्ले पड़ती है। तो इससे हम एक और चीज लिख सकते हैं, m1v1 इक्वल्स टू माइनस m2v2 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। यही तो मतलब होता है, पहले भी वही था, आज भी वही है, और वो किसी कांस्टेंट के बराबर है, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन है कांस्टेंट अपना m1v1 का प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रेशो निकालूं तो तुम्हें नजर आएगा कि मेरा जो m1 मास है वो k बाय v1 के बराबर है। या फिर अगर तुम वेलोसिटी इधर रखो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, v1 बराबर k बाय m1 होगा, और ऐसे ही v2 बराबर k बाय m2 होगा। तो क्या तुम्हें दोनों से ही ये समझ आ रहा है कि वेलोसिटी तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है हमेशा ही? तो मेरा मोमेंटम तो सेम रहा, लेकिन जिस पार्टिकल का मास छोटा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी। अगर वो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछता तो क्या v1 बड़ा होता v2 से? क्यों? बिकॉज m1 छोटा है m2 से। तो ये कहानी है क्वेश्चन की। ठीक है, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 26? तो ऐसा सवाल तुम्हें आसानी से समझ आएगा, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें न्यूटन लॉज बहुत अलग तरीके से पढ़ाए थे, एक डिफरेंट बिल्कुल एस्पेक्ट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 दोबारा किसी को पूछना है, फिर क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ पूछना हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 31। ठीक है, 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमने क्लास में किया था, एकदम डिट्टो कॉपी। देखो दोबारा बताता हूँ। ये टेबल है, ऐसे आराम मस्त आराम से घास पे रखी हुई है, इस पर कोई चेन फैली हुई है ऐसे, और उस चेन का कुछ हिस्सा लटका हुआ है। जो चेन का हिस्सा लटका हुआ है वो है 60 सेंटीमीटर का, और 2 मीटर की चेन है तो 140 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, उसने कहा है पूरी 2 मीटर की चेन का मास है 4 किलो। बहुत ही बढ़िया। तो 200 मीटर 200 सेंटीमीटर की चेन का मास भी क्या हुआ? 4 किलो। तो अगर मुझे 60 सेंटीमीटर की चेन का मास निकालना पड़ जाए, वो कितना हुआ? 4/200 इंटू 60। ठीक है, तो कट पिटा के 6 और 4 5, तो 6/5 आ गया। ठीक है, तो इसका टोटल का मास अगर m है तो इसका क्या 6/5m होगा मास। और मैंने कहा था कि जितना इसमें एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा वो किसके बराबर होगा? mg, h के बराबर होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है ऐसे इस टाइप के केस में। तो अगर मैं एक्सटर्नल वर्क डन करूं तो ये अगर पूरी की पूरी हाइट टेबल पे आ जाती है तो उसके लिए कितना वर्क डन लगेगा? mgh लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये h है ये क्या है? ये है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब बॉडी कंटिन्यूअस होती है तो ये जो h होता है ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है, कराया था क्लास में अगर याद हो, सेंटर ऑफ मास लोकेशन। अब ये 60 सेंटीमीटर का है और सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बिल्कुल बीचों बीच, कितनी दूरी पे? 30 सेंटीमीटर पे। तो m कितना है अपना? 6/5 है इस चेन का जो मुझे ऊपर लेके जानी है। g कितना है? 10। जी को जी रख लेते हैं, और h कितना है? 30 सेंटीमीटर, जिसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.30 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मास चेन का 4 किलो है, तो ये आ जाएगा 6 × 4 × 10 × 0.30।
डिवाइडेड बाय 5। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? एक सेकंड, मीटिंग पे आते हैं वापस। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32 पे, 32, 33, 34, 35, 35। ठीक है, 35 देखो, 35 करा रहे हैं यहाँ। 35, 35, 35, क्वेश्चन नंबर 35। Kinetic energy acquired by a body of mass m is traveling some distance s starting from the rest under the action of constant force is directly proportional to। अच्छा, हाँ ठीक है, ये बहुत फेमस सवाल है वैसे, बहुत ज्यादा फेमस है। इसका यही रीजन है डालने का, तुम्हें ये चीज समझ आए। देखो, हम जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें हमें लगता है काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, तो जो जितने दुनिया में जितने भी कांस्टेंट फोर्स है, क्या वो सारे के सारे सेंट्रल फोर्स माने जा सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स माने जा सकते हैं? तो ये कैसा फोर्स लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं इस चीज में कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी, और वर्क डन होता है एफ डॉट डीएस, या फिर अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस, डीएस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है फोर्स अपना। तो के ई बराबर एफ डॉट एस हो चुका है अपना। और हमें ये भी पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम यही पढ़ी थी हमने, है ना? सिंगल पार्टिकल सिस्टम है, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है जीरो, इनिशियली उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, अब उसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और फाइनली उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जो कि किसके बराबर होगी? एफ डॉट एस के, एफ डॉट एस के बराबर होगी, के ई फाइनल। गंदा ही लग कर रहा है। के ई फाइनल एफ डॉट एस हो गई, इसमें फोर्स भी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी जितनी ट्रेवल करी वो फिक्स होगी, वो भी कांस्टेंट है ना? तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस किस पे ही डिपेंड कर रही है अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाता है? एफ पे और एस पे, एफ पे और एस पे डिपेंड करती है, और ये एफ डॉट एस ही हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आता है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मास पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट फोर्स होने के बाद अगर मास पे डिपेंडेंसी ढूंढोगे तो उसकी डायमेंशन जीरो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो असलियत में डिपेंड कर ही नहीं रही डायरेक्टली। हाँ, वो बात अलग है कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो एफ डॉट एस किसके बराबर होगा? फर्दर मोर हाफ एम वी स्क्वायर के, क्योंकि एफ डॉट एस पूरी की पूरी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसको के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे वी तुम्हारा, वी स्क्वायर तुम्हारा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जो कि हमने मोमेंटम के केस में अभी अभी देखा भी, छोटे वाले मास की ज्यादा वेलोसिटी थी। तो मास बदलने से वेलोसिटी पे फर्क पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं पड़ रहा, फोर्स क्योंकि कांस्टेंट हो चुका है, कंजर्व हो चुका है। और इन्हीं फोर्सेस से रिलेट करके हम काइनेटिक एनर्जी किस कोलिजन में कांस्टेंट रहती है वो भी पढ़ेंगे आगे अभी, जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाना होगा तब। इसलिए अगर फोर्स कांस्टेंट है अपना तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली कभी मास पर डिपेंड करती ही नहीं, इनडायरेक्टली बेशक करे, डायरेक्टली नहीं करेगी। तो डायरेक्टली अगर डिपेंडेंसी पूछे तो एम की पावर जीरो आएगी, जबकि इसमें बहुत फील आती है भाई साहब, मास की एक पावर है, काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुरंत आंसर लगाओ। और ऑप्शन में भी होता है, और पहले ही ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखते हैं, पता नहीं कौन सा ऑप्शन है। नहीं, पहला ऑप्शन इसने एम की पावर जीरो दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन ज्यादा फिजिबल लगता है, लेकिन वो गलत हो जाता है, तो पहला ऑप्शन सही आता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 20, 35 किसी को दोबारा समझना है?
क्वेश्चन नंबर 36, 37, 37 दे दो। 37 क्या कह रहा है? अब मैन स्टार्ट्स, हाँ करा रहा हूँ, 37 करा रहा हूँ इक्वल। और एक में और पूछा। क्वेश्चन 37, a man starts walking from a point on the surface of earth assume ले लिया इसने, ठीक है, and reaches diagonally opposite point, what is the work done by him? मेरे को ये बताओ, चाहे सर्कुलर मोशन पूरा हो या ना हो, अगर मैं किसी भी कर्व पे घूम जाऊं, तो क्या वेलोसिटी हमेशा ही परपेंडिकुलर रहती है डिस्प्लेसमेंट के? तो डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ इस रेडियल पाथ पे। जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होती है, या फिर ये कह लो जिधर डिस्प्लेसमेंट होती है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी पैदा होती है। ठीक है। और जब भी कोई बंदा सर्कुलर मोशन में घूमता है, इस पे जो mg फोर्स लग रहे हैं या फिर ये जो mg के हिसाब से काम कर रहा है, तो वो हमेशा सेंट्रल होंगे, एरो अंदर की तरफ, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालूं, mg डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो उसकी वजह से चाहे तुम आधा घूमो, चाहे वन फोर्थ घूमो, चाहे पूरा घूम लो, वर्क डन कितना आएगा? जी। ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, स्मूथ बोल चुका अगला, अगर फ्रिक्शन फोर्स होते तो लगाते हम कुछ, है ना? तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है और वो mg के अगेंस्ट वर्क डन कितना हुआ है वो पूछ रहा है, तो वो जीरो आएगा, क्योंकि mg लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में और मेरा डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो किसी भी पॉइंट पे वर्क डन निकाल लो या किसी पर्टिकुलर कर्व्ड पाथ के लिए वर्क डन निकाल लो। अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वर्क डन हमेशा ही जीरो आएगा। तो यहाँ पे 37 खत्म हुआ। 37 किसी को दोबारा पूछना है? ठीक है। 38, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 42, 42। इतना बढ़िया लैग होता है ना कभी कभी, स्वाद आ जाता है जिंदगी का। कौन सा 40 कराना है? 40 नहीं, 42 पूछा था, सॉरी 42। ठीक है। 40, 42 में कह रहा है मेरा फोर्स है सी एक्स, वेरिएबल फोर्स की कहानी आ चुकी है, बराबर सी एक्स, और वो जा रहा है एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एक्स वन तक, इनिशियल और फाइनल। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा अगर मैं जीरो से लेके किसी एक्स वन दूरी तक भाग जाऊं और फोर्स लग रहा है सी एक्स, तो वर्क डन क्या होगा? तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमने वर्क डन पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स होता है। लिमिट लगा देंगे जीरो से लेके एक्स वन तक, फोर्स की रख देंगे वैल्यू, सी कांस्टेंट है, सी महाराज बाहर आए, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, और लिमिट रखेंगे अगर जीरो से लेके एक्स वन तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते ही अपना आंसर आ जाएगा हाफ सी एक्स वन का स्क्वायर। ये अपना वर्क डन आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 दोबारा कराना है किसी को? ठीक है। 43, 43 देखते हो। 43 में क्या कथन गा रहा है वो? A chord is used to lower vertically a block of mass m by a distance d with constant downward acceleration g by 4 work done by the chord on the block is, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
ये डब्बा है, मान लो इन भाई साहब का मास m है, धागे से लटका हुआ है, बिना कुछ करे इस पे mg तो लगेगा ही। ठीक है, और धागे से इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है g/4 से। ठीक है, अगर ये रुका भी हुआ है तो mg तो इस पे नीचे लग ही रहा है फोर्स के नाम पे। अब मैं इसको धीरे धीरे नीचे छोड़ रहा हूँ, जैसा होता है ना रस्सी में कुछ बांध के ऊपर टॉप फ्लोर से नीचे कुछ धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। तो मान लो मैं उस रस्सी से, जिस रस्सी से मास बंधा हुआ है, उस रस्सी से धीरे धीरे उसको छोड़ते हुए एम को मैंने नीचे की साइड एक्सेलेरेशन दे रखी है g/4। ठीक है, तो क्योंकि ये एक्सेलेटेड फ्रेम है, अगर मैं पार्टिकल फ्रेम से देखूं, एक्सेलेटेड फ्रेम की वजह से क्या इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में? सूडो फोर्स, जो कि किसके बराबर होगा? मास डब्बे का, और एक्सेलेरेशन तो लटके देंगे इसको g/4। और एक टेंशन लग रही होगी स्ट्रिंग में, ताकि फ्री फॉल ना करे, बंधा रहे। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं इक्वेशन लिखूं, बैलेंस आउट करूं इसको, तो T प्लस mg/4 बराबर होगा mg के? ठीक है, या फिर तुम एनएलएम से भी कर सकते हो। एनएलएम से कैसे कर सकते हो? अगर मैं एक्सेलेरेशन मान लूं, बाहर वाली एक्सेलेरेशन है g/4, है ना? तो फोर्स की जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, नेट एक्सेलेरेशन है, उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिख लेंगे अपनी। ठीक है, तो mg तो होगा पॉजिटिव, उसमें से घटाएंगे टेंशन, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ma, और m तो ये हो गया, a कितना है? g/4। तो यहां से भी तुम टेंशन निकाल सकते हो, t को उधर ले जाओ, mg-4 को इधर लेके आओगे तो बात तो वही बनेगी। इन दोनों में से किसी से भी सोल्व करोगे तो टेंशन कितनी आएगी? mg माइनस mg/4। ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? डी डिस्प्लेसमेंट करी है उसने, तो अगर मैं mg कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1-1/4, जो कि होता है 3/4। तो आंसर आ जाएगा 3/4 mg, और डिस्प्लेसमेंट d, तो 3 mg/d। ये अपना आंसर आ जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, और टेंशन यहाँ पे किसके अगेंस्ट काम कर रही है? डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट लग रही है ना, वर्क डन बाय टेंशन देखना है। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, और टेंशन कहाँ लग रही है? ऊपर की डायरेक्शन में। अच्छा, इतना गंदा लैग जीवन में नहीं देखा मैंने। टेंशन ऊपर लग रही है, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं? तो क्या एक नेगेटिव भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए यहाँ पे? तो अपना वर्क डन बाय टेंशन आया -3/4 mgd। क्या ही तो लैग है। ये आ गया वर्क डन बाय टेंशन। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में किसी को कोई डाउट? दोबारा पूछना हो, कोई बात पूछनी हो क्वेश्चन नंबर 42 में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45। तो क्या पूरे पेपर में अब कोई डाउट बचा है किसी का? 45 के 45 क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? अब कुछ बचा हो, किसी को कुछ पूछना हो? 45 क्वेश्चन में फिजिक्स के। ठीक है, तो क्या क्लास एंड कर ले अब? धन्यवाद पधारने के लिए, सभी का धन्यवाद। ठीक है, तो फिर एंड कर देते हैं मीटिंग, है ना?